इस वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा 9 विज्ञान का जो आपका पहला अध्याय है, हमारे आसपास के पदार्थ, इस पूरे अध्याय को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। विद शानदार नोट्स के साथ इसको देखेंगे और साथ ही में हम आपको इसमें बहुत प्यारे प्यारे इमेजेस भी दिखाएंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे आपको एग्जाम्पल भी हमने इस वीडियो के अंदर रखे हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये पूरा का पूरा पार्ट आपके दिमाग में छप जाएगा और पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में भी आ जाएगा। बस आपको भी एक वादा करना रहेगा मुझसे कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए और मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। दूसरी, मैं आपसे वादा कर देता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लो बिना स्किप किए लास्ट तक, और पूरा का पूरा आपको पार्ट दिमाग में छप जाएगा और याद होने लग जाएगा और सब चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है? तो देखें आप पूरा इसको अंत तक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम देखो आपको इसी वीडियो के अंदर वापस एक बार रिवाइज भी करा देंगे, तो आपका 2 बार इसी वीडियो के अंदर करा दिया जाएगा। तो आपको वीडियो को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, इसी एक ही वीडियो के अंदर आपको दोनों बार हम पार्ट को रिवाइज भी करा देंगे और पार्ट भी करा देंगे पूरा। तो देखिए आप, सबसे पहले अध्याय पहला, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले आपको इधर दिख रहा है कि हमारे आसपास के पदार्थ, पदार्थ क्या है। सबसे पहली चीज यही है कि पार्ट का पूरा सार किस पे है, निर्भर करता है, तो पदार्थ पे निर्भर करता है। पूरा पार्ट किस पे इर्द गिर्द है, तो पदार्थ पे है। तो पदार्थ होता क्या है, जो हमारे चारों ओर जो भी चीजें दिख रही है, अभी हम डेफिनेशन देखेंगे। अभी हम पदार्थ को थोड़ा समझ लेते हैं। वह वस्तु जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो और क्या हो, आयतन हो, वो सब क्या है, पदार्थ है। कलर चेंज करते हैं, द्रव्यमान हो और आयतन हो, तो वो क्या है, पदार्थ है। कोई भी वस्तु जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो और आयतन हो। क्या होता है द्रव्यमान और आयतन, तो देखें, द्रव्यमान होता है वस्तु का वजन, यानी कोई भी वस्तु समझो कोई लीटर में है, जैसे कोई पानी है वो लीटर में होता है। ठीक है? जैसे आप हो तो आपका केजी में वजन होगा, ठीक है, किलोग्राम में वजन होगा। तो जो सभी वजन को मिला के हम कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है? यानी वजन को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है? जिसमें हम पर्टिकुलर वजन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम किलोग्राम कहते थे तो फिर सिर्फ किलोग्राम वाले ही आते लोग। ठीक है? पानी आता ही नहीं उसके अंदर, पदार्थ के अंदर। ठीक है? तो लीटर में भी मापा जाता है, केवल लीटर कहते थे तो फिर दिक्कत हो जाती, फिर केजी कैसे आएगा, इंसान कैसे। ठीक है? इंसान भी पदार्थ है, जो भी जगह गिर रहा है। आयतन क्या है, यानी त्रिविमीय स्थान की मात्रा की माप को आयतन कहते हैं, यानी त्रिविमीय स्थान की। ठीक है? इसको समझना बहुत जरूरी है। ये द्रव्यमान समझ में आया कि द्रव्यमान क्या है, लीटर मतलब जो किलोग्राम, ठीक है, ग्राम, इन सबको जो एक ही नाम दे दिया जाता है वो द्रव्यमान होता है, यानी वजन। ठीक है? किसी चीज का वजन है तो वो द्रव्यमान कहलाता है। इतना सा आप समझ लो। तो पदार्थ का क्या होगा, वजन होगा, यानी द्रव्यमान होगा। दूसरा होगा वो जगह गिरेगा, जगह गिरने का अर्थ होता है आयतन। यानी अब देखो, त्रिविमीय स्थान की मात्रा की माप को आयतन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, पर फिर भी एक बार समझा देते हैं। त्रिविमीय स्थान मतलब, जैसे त्रिविमीय का अर्थ होता है 3D। क्या होता है, 3D। ठीक है? जैसे अब समझो मैंने ये 2D चित्र बनाया। ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये बनाया मैंने कुछ भी। ठीक है? मैंने गोला बनाया, सर्कल बनाया। ये सब क्या है, 2D है, यानी द्विविमीय। तो क्या ये स्थान गिरती है, बिल्कुल भी नहीं गिरती है। ठीक है? ऐसे ही जो मतलब रेखीय होता है, जो मतलब फर्स्ट होता है उसको रेखीय कहते हैं। तो रेखीय भी स्थान नहीं गिरता है, द्विविमीय में भी स्थान नहीं गिरती। द्विविमीय में जो दो तीन लकीरों से मिलकर बनता है वो द्विविमीय हो गया। पर 3D जो होता है, मतलब 3D कैसा होगा, 3D आपको तो पता है कि जैसे आप सब देखते हुए आ रहे हैं, 3D क्या होता है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं 3D इमेज है। ठीक है? ऐसे ही आप जो अपने आसपास देख रहे हैं वो सब क्या, ज्यादातर आपको 3D चीजें दिख रही है। आपकी जो चप्पल है वो 3D है, यानी उसकी तीनों भुजाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है? तीनों जगह देखने को मिलती है, वो 3D होती है। 3D आपको पता है स्थान। ठीक है? 3D जगह जो गिरता है उसी की 3D स्थान की मात्रा को ही माप को आयतन कहते हैं। ठीक है ना? तो 3D ही स्थान गिरेगी, 2D और जो आपके रेखीय होता है वो स्थान नहीं गिरता है, 3D चीज ही आपके स्थान गिरती है। सिंपल सी बात है। ठीक है? तो आयतन क्या है, जो भी जगह गिरती है वो आयतन है। और द्रव्यमान क्या है, जिसका भी वजन है वो द्रव्यमान है। तो पदार्थ कौन कौन सी चीजें, जिसका द्रव्यमान हो और जिसका क्या हो, आयतन हो, यानी जो क्या हो, जिसका वजन भी हो, जो जगह भी गिरती हो। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कि यार अपने चारों तरफ देख लो। ठीक है? तो बहुत सी चीजें आपको सब पदार्थ पदार्थ दिखेगी। आप देखोगे आपके सामने कोई कूलर दिख रहा होगा, तो वो कूलर का क्या है, वजन भी होगा, यानी द्रव्यमान भी है, उसका आयतन यानी जगह भी घेर रखी है उसने, तो वो भी पदार्थ हो गया। ठीक है? ऐसे ही आपने देखा कुर्सी होगी, तो कुर्सी जगह भी घेर ली है, उसका वजन भी है, तो वो भी पदार्थ हो गया। जो चीज आप उठा के देख लो, जो आपको आसपास दिख रही सारी चीजें आपको पदार्थ दिखने लगेगी। ठीक है? अब देखते हैं आगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो पदार्थ की परिभाषा देखें उससे पहले समझ लेते हैं। जो पदार्थ है ना, इसको वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांट दिया है।
यानी पदार्थ को भौतिक गुणधर्म के आधार पर बांट दिया और रासायनिक प्रकृति के आधार पर बांट दिया, इसका वर्गीकरण कर दिया है इसको समझने के लिए, ठीक है, वर्गीकरण कर दिया, इसके भाग कर दिए। तो एक तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। भौतिक गुणधर्म के आधार पर यानी जो फिजिकली उसकी क्या क्या विशेषता है उसके आधार पर उसको देख के उन्होंने बांटा। तो इसमें वैसे 5 अवस्थाओं को रखा जाता है, ठीक है, 5 अवस्थाओं को रखा जाता है, पर हमारे जो अध्याय में मेन 3 अवस्थाओं को बताया गया है। तो देखें, ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, गैस अवस्था होती है। ये आप कितनी बार सुनते जा रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। अभी हम इस पर डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आगे चौथी अवस्था जो होती है वैसे प्लाज्मा होती है, पांचवी होती है बोल्स आइंस्टीन कंडेंसर, तो वो आपकी पांचवी अवस्था होती है। इनके बारे में बहुत ही छोटा सा है टॉपिक, तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि सवाल भी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठोस, द्रव और गैस से ही पूछेगा। रासायनिक प्रकृति की बात करें तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर भी बांटा है, यानी जो उसके अंदर केमिकल जो चीजें होती है, ठीक है, वो पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है, उसके अंदर की चीजें देख के पता चलती है, इसलिए उसको रासायनिक प्रकृति में बांटा है। तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में बांटा गया है। फिर इसके भी अंदर सब कैटेगरी में बांटा गया है, जो हम ये आपके नेक्स्ट अध्याय के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय के अंदर हमें केवल भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ना है, तो पदार्थ को इस तरीके से बांटा गया है। आप ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर। आगे चलते हैं। अब परिभाषा जो आप एग्जाम के अंदर लिख के आएंगे और आपको पूरा आंसर मिलेंगे, तो वो क्या है? पदार्थ हमारे चारों ओर सभी वस्तुएं जिनका क्या हो, द्रव्यमान हो, और जो कुछ स्थान घेरती है, और फिर आप कोष्टक में आयतन भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? पदार्थ। ठीक है ना? आगे चलते हैं। उदाहरण भी आप देंगे एग्जाम में, तो सारा बहुत से उदाहरण दे सकते हैं आप, ठीक है, हवा, टेबल, कुत्ता, आम, पेड़, मनुष्य, पक्षी आदि, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ हैं। आगे देखते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे, जब मैंने आपको कहा कि चारों तरफ देखो, आपको हर चीज पदार्थ दिख रही है, तो क्या पदार्थ नहीं है? ठीक है, पदार्थ क्या नहीं है? ऊष्मा जो होती है वो पदार्थ नहीं है, ध्वनि जो होती है, आवाज जो होती है वो मतलब पदार्थ नहीं होती है, प्रकाश जो होती है वो पदार्थ नहीं है, विद्युत नहीं है, निर्वात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सबको पता है इनका क्या नहीं है? द्रव्यमान नहीं है, ठीक है, इनका कोई वजन नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या नहीं है? ये आपकी पदार्थ नहीं है। ऐसे ही आप देखें कि इसी प्रकार विभिन्न भावनाएं हो गई, ठीक है, आपको दुख हो रहा है, प्रेम हो रहा है, दर्द हो रहा है, खुशी हो रही है, ये सब भी पदार्थ नहीं है, ठीक है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट आपके इसलिए हमने दिया है क्योंकि किताब में दिया गया है, और ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछ ले, और जानकारी के लिए भी पता होना चाहिए कि भारत और यूनान के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ का वर्गीकरण पंच तत्वों में किया था। पंच तत्व आप सबको पता है क्या होते हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ये पंच तत्व कहलाते हैं। इन्हीं में इन्होंने जो भारत तथा यूनान के जो प्राचीन दार्शनिक थे, ठीक है, जो मतलब बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने इसको पंचतंत्र में किया, ठीक है, जो हमें अलग अलग पुराण, गीता, ठीक है, इनमें देखने को मिलता है, पंच तत्व के बारे में जिक्र मिलता है, वेद, ठीक है, पुराण में हमें देखने को मिलते हैं। तो पंच तत्व के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाई चांस एक नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले कि पंच तत्व क्या है, तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके, आधुनिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ का वर्गीकरण कीजिए। तो आपको अभी अभी हमने बताया पदार्थ का वर्गीकरण करके पदार्थ को बांट के भौतिक गुणों के आधार पर बांटा है, और रासायनिक प्रकृति के आधार पर बांटा है। भौतिक गुणधर्म के आधार पर 5 अवस्थाएं, मेनली आपको 3 याद रखनी है, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 अवस्था, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, इतना सा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखो, बहुत सिंपल सी, इसको रटने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसे ही याद रहेगा, बस ध्यान से सुने। देखो, पदार्थ का भौतिक स्वरूप ऊपर से कैसे दिखते हैं? तो पदार्थ के जो अंदर कण होते हैं, यानी कणों से मिलकर पदार्थ बनता है, ठीक है, तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो कितने होते हैं? बहुत ही बारीक बारीक होते हैं। अभी इसका प्रूफ मिलेगा आपको कि बारीक बारीक कैसे होते हैं। तो उससे पहले हमने एक पॉइंट बनाया है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म, यानी पदार्थ के जो लक्षण है, उसके जो गुणधर्म है, मतलब उसके जो आपके समझ सकते हैं क्वालिटीज है, ठीक है, क्वालिटीज जो आप समझ सकते हैं, तो वो है, तो पदार्थ के कण की अभिलाक्षणिक गुण है। एक तो क्या हो गया कि वो छोटे होते हैं, अब उसके देखो अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या क्या है, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। एक तो पदार्थ के कण बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, दूसरा पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, मतलब उसके बीच में जगह होती है। भाई अब देखो, आप कह रहे होगे कि यार मैंने द्रव देखा है, मतलब लिक्विड देखा है, पानी देखा है, यार उसके बीच में तो मुझे बिल्कुल जगह नहीं दिखती है, ठीक है, वो उसके कण भी नहीं दिखते हैं मुझे, तो तभी तो हमने कहा कि बहुत ही छोटे कण होते हैं, वो आपको नहीं दिखते हैं, उसके बीच में जगह है वो भी आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इसको प्रूफ करेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। किसी गैस को बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, क्योंकि गैस के अणु के बीच में क्या होता है?
बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि देखो, हमने बात करी कि जो आपकी गैस है, वो भी क्या है, एक पदार्थ है। गैस मतलब आप सबको पता है कि आपके नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? ये सब क्या है, गैसें हैं। तो ये सब हमारी मतलब चारों ओर फैली हुई है। अगर समझो इनके बीच में क्या नहीं हो, रिक्त स्थान नहीं हो, तो आप इधर बैठ कैसे पा रहे होगे? मतलब समझो इधर कमरे के अंदर हवा चल रही है खतरनाक, तो इधर क्या है, गैस ही गैस भर गई पूरे कमरे के अंदर, तो आप इसके अंदर सर्वाइव कैसे, मतलब खड़े कैसे हो? मतलब गैस ने आपको धक्का क्यों नहीं दे रही गैस? या गैस आपको मतलब उधर खड़ा कैसे रख रखी, जगह कैसे है उसके अंदर? तो इसका मतलब है रिक्त स्थान है उसके बीच में, ठीक है? अणुओं के बीच में क्या है, रिक्त स्थान। और सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसमें होगा? गैस में होगा, ये आपको दिख भी रहा है इससे। फिर किसमें होगा? द्रव में होगा, यानी लिक्विड में होगा। और सबसे कम मतलब जो आपके जो अणुओं के बीच में जो है वो आपके रिक्त स्थान है, वो किसमें होगा? कणों के बीच में सबसे कम, तो वो होगा ठोस के अंदर सबसे कम। ये ठोस में क्या होता है? उसमें होता है घनत्व सबसे ज्यादा। घनत्व का अर्थ होता है सारी चीजें, कितनी चीजें पास पास है, ठीक है? वो घनत्व समझो, ठीक है? तो घनत्व है, तो जिसका समझो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आपका पास में अभी हाथ में मोबाइल है, तो ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, इसका घनत्व कितना ज्यादा है? सारे कण कितने पास पास है इसके? बहुत ज्यादा पास पास है। इसके अंदर कोई जगह थोड़ी है जिसके अंदर आप अपना हाथ डाल सको, मोबाइल के अंदर नहीं डाल सकते हो ना, मोबाइल फोड़ना पड़ेगा आपको। हाथ तो डाल ही नहीं सकते हो इसके अंदर, तो इसके कणों के बीच में ज्यादा रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरा आप देख सकते हैं कि पानी, पानी के अंदर आप हाथ डाल सकते हो, ठीक है? हवा के अंदर तो आप रह ही रहे हो, तो आपको पता ही कितने सारा आपका कितने दूर दूर है कण। तो मतलब रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में होता है। और ये हमने अभी इसमें देखा। और संपीड़ित का अर्थ क्या होता है? तो संपीड़ित का अर्थ होता है जैसे कंप्रेस करना, दबाना, ठीक है? कंप्रेस करना, दबाना, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये आपको कार का इंजन दिख रहा है, ठीक है? कार के इंजन का ये भाग है, जिसके अंदर ये देखो कि यहाँ पे अगर गैस के कणों के अंदर क्या है, ये समझो गैस के कण है, ठीक है? इनमें कितना ज्यादा स्पेस है, ठीक है? इनमें रिक्त स्थान, तभी तो ये दबता है। यानी ये जो है आपकी मोटर ये चल रही है, ठीक है? ये आपको बार बार प्रेशर दे रही है, ऊपर अप डाउन चल रही है, ठीक है? ये ऊपर नीचे कर रही है। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर नीचे ऊपर, ये डायग्राम आप बना सकते हैं। तो ये कर रही है, तो गैस के कणों में रिक्त स्थान है तभी तो। और जब इनको मतलब कंप्रेस कर करके पता है, इसको बहुत ज्यादा मतलब दबा दबा के तभी तो आपके घरों में जो गैस सिलेंडर है, यानी एलपीजी गैस जो आप देखते हैं ना, कि आपके घर में मतलब जो मम्मी जिससे खाना बना रही है, जिस गैस जला के खाना बना रही है, वहाँ पे एक मतलब गैस लगी हुई रहती है, ठीक है? टंकी लगी हुई रहती है गैस की। वो क्या होता है? एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फुल फॉर्म याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। तो ये क्या है? ये कंप्रेस कर करके मतलब संपीड़ित कर करके उसको, जो गैस है, गैस आपको पता है कैसी होती है, ठीक है? हवा जो है ये सब गैस है। तो गैस को दबा के, ठीक है, मशीनों के थ्रू उसको इतना ज्यादा पास पास लिया उसके कणों को कि वो क्या बन गई? द्रव बन गई। वो क्या बन गई? लिक्विड बन गई। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बन गई। तो वो ऐसे आपकी टंकियों में भर भर के आपके घर पे पहुंचाई जाती है। ऐसे ही सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसके तो नाम में आ रहा है कंप्रेस, मतलब दबा दबाई कंप्रेस कर दी गई। तो रिक्त स्थान में आप जब उदाहरण दोगे उसके बाद आप ये इन दोनों के फुल फॉर्म के साथ इनका एग्जाम्पल भी दे देना, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब पानी में नमक या शक्कर को घोला जाता है, तो ये जल के अणुओं के बीच में विद्यमान रिक्त स्थान में जाकर स्थिर हो जाते हैं और जल का स्तर समान ही रहता है। आप सबको पता है कि जैसे कि आपने एक पानी है उसके अंदर शक्कर डाल दी या फिर नमक डाल दिया, ठीक है? इस लेवल पे समझो ये पानी की गिलास है और इतना आपके, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है? और जब हमने इसके अंदर क्या डाली, हमने समझो इसके अंदर शक्कर डाल दी, ठीक है? इसके अंदर शक्कर डाल दी, शक्कर इसके अंदर गई। अब जो शक्कर है वो इसमें घुल जाती है और पानी तो उसी लेवल पे है। मतलब पानी का जो स्तर है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, मतलब पानी इधर का इधर ही है, लेवल लेवल नहीं बढ़ा, ऊपर नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में रिक्त स्थान है और उसने जगह घेर ली उस रिक्त स्थान में। अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो पानी क्या होता, ऊंचा हो जाता, ठीक है, और ऊपर हो जाता, ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान रखिए कि ज्यादा शक्कर न डालें, क्योंकि ज्यादा शक्कर डाल दिया आपने तो मतलब समझो जो कण थे, रिक्त स्थान था, वो फुल हो गया, उसके बाद तो पानी ऊपर ही आएगा क्योंकि अब जगह ही नहीं बची। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप चित्र एग्जाम के अंदर बना सकते हैं, अभी हमने इसको समझाया भी था आपको। तो इससे बहुत ही आसान तरीके से आप चित्र बना सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा अभिलाक्षणिक गुणधर्म जो हम देख रहे हैं, तो पदार्थ के कण क्या होते हैं? पहले तो रिक्त स्थान होता है, अब गतिशील भी होते हैं। ये कण क्या है? गतिशील भी है। तो इसको भी समझ लेते हैं। पदार्थ के कणों के में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है, यानी जो, देखो इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा इस तरीके से होती है कि आप समझो
एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब जब तक इन दोनों में मतलब ये दोनों टकराएंगे नहीं आपस में, तब तक इनमें क्या होगा, गति नहीं होगी, ठीक है। तो जो एक कण दूसरे कण से टकराएगा, फिर दूसरा कण तीसरे को, फिर ऐसे कंप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये है, ये बोले लटकी हुई, ठीक है ना, ऐसे बहुत सी बोले लटकी हुई हैं। तो आपको पता है कि मैं इसको पीछे ले जाके इसको आगे छोड़ूंगा, ये इससे टकराएगा, फिर ये इसको इसको धक्का देगा, ये गतिज ऊर्जा इसमें स्टार्ट हो जाएगी, इसी को कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो पदार्थ के कण गतिशील होते हैं निरंतर, किसके कारण होते हैं, तो गतिज ऊर्जा के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं पदार्थ के कण गतिशील, तो गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान जब बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका बहुत ही प्यारा एग्जांपल अभी आपको फोटो के साथ दिखाऊंगा मैं। तो तापमान याद रखना, तापमान बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर जो बढ़ता है उससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं। गतिज ऊर्जा की मात्रा पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होती है, गैस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर ठोस में होती है। अभी इसको हम प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है। तो देखें, यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा फोटो दिख रहा है। यहाँ पे जो है इसकी अम्मा जो है, अम्मा जी जो है, मम्मी जो है, माता जी हैं, वो जो है यहाँ पे खाना बना रही है, ठीक है, किचन में। और ये बाहर बैठ के मस्त खुशबू सूंघ रही है। तो जब खाना एकदम गरम गरम हो, मस्त मतलब एकदम समझो, एकदम शानदार तरीके से आपको फेवरेट सब्जी बनी है और गरम गरम, जैसे इसकी स्माइल भी देख सकते हो आप, इसकी फेवरेट सब्जी बनी है ना, तो एकदम गरम गरम। तो वो खुशबू क्या होती है आपको, मतलब महसूस होने लगती है, खुशबू आने लग जाती है आपके। ये पदार्थ के कण क्या है, निरंतर गतिशील है। गैस क्या है, गतिशील है, ठीक है। तो निरंतर गतिशील है तो आपको क्या होने लगती है, खुशबू आने लगती है, आहा। ठीक है, तो जितना ज्यादा गर्म होगा उतनी ज्यादा खुशबू आएगी। तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, जितना ज्यादा तापमान होगा उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो सिंपल, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है, इसलिए तो उसके पास आपके समझो कि खुशबू जा रही है, ठीक है। और ऐसे जब मतलब जो आपके खाना है वो ठंडा होने लग जाएगा, तो वो उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी क्योंकि तापमान कम हो गया। ऐसे भी देखो। तीसरी चीज आप देखो, अगर कोई ठोस अवस्था में पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे समझो बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो जब तक वो बर्फ का टुकड़ा है तब तक आपको उसकी मतलब खुशबू या हवा, आपके जो कण ज्यादा गति नहीं करेंगे। फिर उससे ज्यादा गति क्या करेगा, अगर द्रव पड़ा हुआ है तो थोड़ी सी गति करेगा। फिर आपके समझो गैस बन गया वो, तो गैस बन के तो आपके ज्यादा गति करने लग जाएगा। सिंपल चीज, तो अलग अलग अवस्था में अलग अलग होता है। आगे एक शब्द आज के आया है विसरण, किताब के अंदर आया था विसरण, तो इसलिए मैंने इधर भी दे दिया, क्योंकि पूछ लेता है छोटे प्रश्न में, 1 नंबर के प्रश्न में, कि विसरण क्या है। तो सिंपल सा है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जब दो विभिन्न पदार्थ के कण खुद ब खुद मिल जाते हैं, स्वतः मिल जाते हैं, तो वो विसरण कहलाता है। तापमान बढ़ने पर विसरण भी अधिक होता है। इसको भी बहुत ही प्यारे आसान तरीके से समझते हैं हम। यहाँ पे हमने बहुत ही प्यारा इमेज दिया है। यहाँ पे आपको एक एसी दिख रहा होगा, ठीक है, और ये कमरा है समझो। ये कमरा जो है ना, ये जो गेट है, इसी के पास एक और समझो कमरा है इसी के बाहर, ठीक है, वो गर्म है और ये एसी वाला कमरा है, ठीक है। एसी वाला कमरा जो, इसमें मतलब एसी चल रही है, मस्त ठंडा ठंडा रूम हो रहा है। अब समझो आपने ये दरवाजा खोल दिया। जब ये दरवाजा खोल देते हैं हम, तो जब क्या होगा कि इसके जो ठंडे कण है, ठीक है, वो क्या होंगे, वो गर्म कण के उधर जाएंगे, और जो मतलब जो गर्म हवाएं हैं वो इधर आने चली जाएगी, ठीक है। तो दोनों जब बैलेंस बना लेते हैं, ठीक है, दोनों बैलेंस बनाने लग जाएंगे, इसी को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, ठीक है। मतलब पदार्थ के जो विभिन्न कण स्वतः मिलने लगते हैं वो विसरण कहते हैं। तभी तो हम क्या कहते हैं कि सारे खिड़की गेट वेट बंद कर दो, तब हम एसी चलाते हैं, ताकि क्या हवा अंदर के अंदर ही रहे, ठीक है, वरना वो बाहर से गर्माहट लेगी और फिर वो बाहर ठंडा पहुंचाएगी। तो दोनों को मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो उसी को विसरण कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे हमने दिया नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए हम, जैसे हमारे शरीर में आप देख सकते हैं कि ये एक कोशिका है, ठीक है, और ये हमारी समझो रक्त है। तो ये जो रक्त है ना, तो इसमें समझो ये ऑक्सीजन लेके आया है, ठीक है, क्या लेके आया, ऑक्सीजन लेके आया। इसके बाद समझो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब ये इसके संपर्क में आएगा, ठीक है, जब ये संपर्क में आया तो ये क्या करेगा, ये इसको ऑक्सीजन देगा, ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों में मात्राएं बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। यानी कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और O2 की मात्रा बराबर हो जाए, और मतलब जो खून है, रक्त में O2 और CO2 की मात्रा बराबर हो जाए, तब तक ये विसरण चलता रहेगा। तो दो विभिन्न प्रकार के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। और तापमान जब बढ़ेगा तो विसरण भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने देखा कि किसी भी चीज में आप देखें, गतिज ऊर्जा जब बढ़ जाती है तब आपके क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है, तो विसरण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट आप देखें,
पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहला हमने क्या देखा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने देखा कि जो पदार्थ के कण है उसके बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जो पदार्थ के कण है वो क्या करते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा हमने विसरण शब्द को देखा है। तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहला क्या हम देखा था हमने कि इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा हमने देखा कि यार ये निरंतर गतिशील भी है, इनका प्रयोग से भी हमने देखा, उदाहरण भी देखे। अब हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, मतलब आकर्षित भी रखते हैं, जोड़े रखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें, पदार्थ के कणों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को उन कणों को एक दूसरे के साथ बनाए रखता है। इसमें क्या लगता है, उसमें देखो गतिज ऊर्जा थी, यानी जो निरंतर गतिशील होते हैं किस कारण होते हैं, गतिज ऊर्जा के कारण। इसमें जो मतलब आकर्षित होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो आकर्षण बल के कारण, यानी एक दूसरे को पास पास में रखती है चीजें। ठीक है, आकर्षण दोनों को अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, चुंबक जैसे आपने देखी होगी लोहे को अट्रैक्ट करती है। तो देखो, इसमें भी अलग अलग अवस्थाओं के अंदर अलग अलग आकर्षण होता है, आकर्षण बल लगता है। जैसे ठोस के अंदर सबसे ज्यादा आकर्षण होगा, द्रव में उससे कम होगा, गैस में उससे कम होगा। बल पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होता है। जैसे आप देख सकते हैं, आपका जो मोबाइल है वो ठोस अवस्था में है। ठीक है, उसमें क्या आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, तभी तो सारे कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा पास पास है, और उसमें सबने एक दूसरे को जोड़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मतलब ऐसा नहीं होता, आकर्षण बल नहीं होता, तो क्या होता, आप रात में मोबाइल रख के गए और सुबह उठे और देखा आधा मोबाइल तो गायब, मतलब आधा तो बह गया। तो कितना अजीब हो जाता है। तो इसलिए आपको दिख रहा है कि ठोस अवस्था के अंदर आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद द्रव अवस्था में होगा, जैसे आप देखते हैं द्रव होता है उसमें आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, तो पानी थोड़ा सा गैस बनने लग जाता है, पानी ऑटोमेटिक कम होने लग जाता है। ऐसे ही गैस जब आप देखते हैं उसमें सबसे कम आकर्षण बल होता है। ठीक है ना, वो आपस में बहुत ही कम पास पास में है। उनको जबरदस्ती हमें कंप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि इनमें पहली बात रिक्त स्थान भी बहुत है। ठीक है, गैप भी बहुत ज्यादा है, उनमें आकर्षण बल भी बहुत कम है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाला है, इसको मैंने ग्रीन कलर से इसीलिए लिखा है, और इसको 3 स्टार आप दे सकते हैं। मतलब ये एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ठोस द्रव और गैस में अंतर बताइए। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे इसको, ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। तो ये देखें, हम्म, हमारे आसपास के पदार्थ पाठ का नाम था। फिर हमने पदार्थ के बारे में देखा कि जिसका द्रव्यमान और आयतन हो। ठीक है, वो पदार्थ है। द्रव्यमान को देखा कि वस्तु का वजन द्रव्यमान होता है। आयतन जो मतलब 3D जो आकृति है, वो जो स्थान कहती है उसी की मात्रा को हम आयतन कहते हैं। पदार्थ को हमने देखा कि 2 अवस्थाओं में बांटा है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकरण किया है और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। भौतिक गुणधर्म के आधार पर ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, प्लाज्मा और बहु संरचनिक कंडक्टर। ठीक है, इनमें बांटा गया है। रासायनिक प्रकृति में शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में बांटा गया है। ये हम नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक प्रकृति पदार्थ के बारे में हमने देखा कि हमारे चारों ओर सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जो कुछ स्थान घेरती है, वो पदार्थ है। उदाहरण हवा, टेबल, कुत्ता, ठीक है, आम, पेड़ इत्यादि मनुष्य जो हमने देखे थे, ये सब है। पदार्थ क्या नहीं है, जो हमने देखा कि उष्मा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, निर्वात, ये सब पदार्थ नहीं, क्योंकि इसका द्रव्यमान नहीं है। ऐसे हमने देखा कि भावनाएं भी पदार्थ नहीं है। ठीक है, दुख, प्रेम, दर्द, खुशी, ये सब भी पदार्थ नहीं है। फिर हमने देखा कि पंच तत्व के बारे में। ठीक है, पंच तत्वों में वर्गीकृत किया है पदार्थ को, किसने किया है, तो भारत तथा यूनान के प्राचीन दार्शनिकों ने किया है। पंच तत्व क्या है, तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ये सब पंच तत्व है। ऐसे ही हमने देखा कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। इसका फ्लो चार्ट हम देख चुके थे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप हम देख रहे थे कि जिसमें हमने देखा कि पदार्थ के कण बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, तभी तो हमें वो दिखते नहीं है, नजर नहीं आते हैं। ठीक है, उनके बीच में रिक्त स्थान भी नजर नहीं आता है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म जो हमने देखे, फिर देखा कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। इसमें हमने संपीड़ित गैस का उदाहरण देखा था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, इसका नाम याद रखना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि एलपीजी की फुल फॉर्म बताओ, सीएनजी की फुल फॉर्म बताओ, तो इसको भी आप स्टार लिख देना। ठीक है, इसको भी स्टार लगा देना। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये। और एक आपके अंतर वाला, तो देश में अंतर। दूसरा हमने इसका एक और एग्जाम्पल देखा, नमक और शक्कर वाला, इसको बोलने वाला एग्जाम्पल देखा। इसका चित्र जरूर एग्जाम में बना के हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसके बारे में देखा। गतिज ऊर्जा के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं में गतिज ऊर्जा अलग अलग होगी। गैस के अंदर सबसे ज्यादा होगी, द्रव में सबसे कम होगी, ठोस में उससे भी कम होगी। ऐसे ही फिर हमने वितरण को देखा, तो विभिन्न पदार्थों कणों के जो स्वतः मिलता है, विषम के लिए होता है, तापमान बढ़ने पर विषम भी अधिक होगा। फिर हमने एसी वाला एग्जाम्पल देखा और गर्म कमरे का एग्जाम्पल देखा। फिर हमने कोशिका का भी एग्जाम्पल देखा। ठीक है, जिसमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें खून ब्लड O2 लेके आया है, ऑक्सीजन।
तो वो दोनों के अंदर घर्षण होता है, वो एक दूसरे को कण देते रहेंगे, तो उससे दोनों की कृति भी होती रहती है। तीसरा हमने देखा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखा कि इसमें आकर्षण बल लगता है, और ये भी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होगा। आकर्षण बल ठोस में सबसे ज्यादा होगा, द्रव में उससे कम होगा, और गैस में उससे कम होगा। अभी तक आपने अगर ये देखो, हमने इसके पॉइंट नहीं बताया, वो बहुत ही प्यारे तरीके से हमने पॉइंट रखे हैं ताकि आपको याद हो जाए, फिर एग्जाम में आप अपने तरीके से लिख पाएंगे इसको, तो आपको पक्का याद हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसको बहुत आसान किया ताकि बच्चों को याद नहीं आता है तो याद हो जाए। देखो, 2 पॉइंट तो आपके दिमाग में वैसे ही सेट हो गए कि जो हमने बताया कि पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गतिशील है, तो उसमें देखो अलग-अलग गतिज ऊर्जा सब में अलग-अलग लग रही है। ठीक है? जैसे द्रव के अंदर सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा है, फिर उससे द्रव मतलब वो गैस के अंदर सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा है, द्रव में उससे कम है, और फिर ठोस में सबसे कम गतिज ऊर्जा है। जैसे आकर्षण बल, ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल है, ठीक है? और द्रव में थोड़ा कम है, और सबसे कम किसमें, गैस में सबसे कम आकर्षण बल है। तो ये तो देखो, दो अंतर तो आपके पास पहुंच ही गए। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं हम। आगे अंतर जो आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। सबसे पहले पॉइंटर, ये आपको एग्जाम के अंदर पॉइंट नहीं लिखना, ठीक है? पॉइंट्स में लिखना, डायरेक्ट नंबर डाल देना, क्रस से लिख देना, जैसे ठीक है, क्रस से लिख देते हैं, तो ऐसे लिख के सारणी बना के .1, .2, ऐसे मैं 10 पॉइंट देने वाला हूँ। 2 पॉइंट आपको बता चुका हूँ, और बाकी हम 7 पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, और 1 पॉइंट और आपको आगे मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आकार, आकार कैसा होता है? ठीक है, तो ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। मैंने ठोस क्या होगा? निश्चित। अब आपको मोबाइल देखो, आपका मोबाइल की जो आकृति है, क्या वो बदल जाती है रात में? तो सो के उठोगे और वो आपकी आकृति अलग होगी, तो निश्चित है ना उसका आकार। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। जैसे आप देखो कि मैं गिलास के अंदर पानी डालूंगा तो उसका आकार ले लेगा, बर्तन के अंदर डालूंगा तो उसका ले लेगा, मोबाइल को मैं कहीं पे भी डालूँ साला वो सेम टू सेम ही रहेगा। ठीक है, गैस को भी मैं अनिश्चित होती है, गैस भी कहीं पे भी कैसे भी डाली जा सकती है, तो अनिश्चित है। ठीक है ना? ऐसे ही दूसरा अंतर देखो, पहला आकार समझ में आ गया, दूसरा आयतन, आकार के बाद आयतन। आयतन मतलब उसकी जो मतलब आकृति है, ठीक है, वो जितनी जगह घेरता है, तो उसका जो आयतन है वो निश्चित होता है। ठीक है, पानी का भी आयतन क्या होगा? निश्चित होगा भाई, जितने लीटर पानी है उतना लीटर ही रहेगा ना। भले अब मैं बाल्टी के अंदर रखूँ 1 लीटर पानी तो भी 1 लीटर रहेगा, गिलास में डालूँ तो भी 1 लीटर का 1 लीटर रहेगा, तो वो निश्चित है वो भी। ठीक है, गैस अनिश्चित होती है क्योंकि उसका आयतन अनिश्चित होता है, क्योंकि वो फैलती रहती है गैस। ठीक है, गैस में क्या होती है? गैस में गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, तो वो फैलती रहती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बहते हैं। ठीक है, यानी जो आपके मतलब ठोस होता है, ठीक है, वो बहता है क्या? वो बिल्कुल नहीं बहता है। जैसे आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल है, वो क्या बह के निकल जाता है? नहीं निकलता है। जैसे कोई भी बोर्ड है, वो बह के निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। कुर्सी बह के निकल जाएगी? नहीं निकलेगी, वो ठोस से नहीं निकलती है। ठीक है, और आगे देखिए, द्रव जो है वो बहता है, बिल्कुल बहता है द्रव तो। ठीक है, गैस बहती है, गैस भी बिल्कुल बहती है, आपको पता है। जैसे हमने खाना बनाया तो उसमें तापमान ज़्यादा है, तो उसकी खुशबू भी बह के आगे पहुंच जाती है, तो ऐसे बहुत। ठीक है, ऐसे अलग अलग गैस तो बहती रहती है। चौथा पॉइंट आप दे देंगे, पहला आकार दे दिया, दूसरा घनत्व दो, ठीक है, आयतन दे दिया, आकार आयतन, फिर आपने बहता है दे दिया, और दो पहले दे चुके थे अपन, गतिज ऊर्जा वाला और एक आकर्षण बल वाला। अगला पॉइंट आपको दिख रहा है घनत्व वाला। ठीक है, घनत्व, सबसे अधिक घनत्व होता है ठोस का। घनत्व मतलब कितने पास पास है। ठीक है, तो कितनी सारी चीजें, मतलब इतने से निश्चित एरिया के अंदर कितनी सारी चीजें पास पास है। तो समझिए यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें पास पास है, चिपकी हुई है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कम चीजें, तो इसका घनत्व क्या होगा? कम होगा, इसका घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो सबसे अधिक घनत्व होता है ठोस का, उससे कम होता है द्रव का, सबसे कम होता है गैस का घनत्व। ठीक है ना? ये सब पास पास नहीं, अगर ज्यादा ही पास पास होती तो अपन खड़े ही नहीं रह पाते। ठीक है, अपन तो चीबे हो जाते थे। तो ये वाली आगे, गर्म करने पर, तो ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो वो कम फैलता है। यानी किसी भी ठोस को अगर आप गर्म करोगे तो वो कम फैलता है। जो मोबाइल गर्म करोगे वो कम फैलेगा। ठीक है, विस्फोट जरूर रहेगा पर कम फैलेगा। ठीक है, और पानी को जब गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है। और जो आपका तीसरी चीज है, गैस, जो वो बहुत ज्यादा फैलती है, उसको गर्म करने पर बहुत ज्यादा वो फैल जाती है। ठीक है, उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब देखो, यहाँ पे आप कहोगे कि यार ठोस भी तो मतलब फैलता है। जैसे हम देखते हैं कि मतलब बर्फ है तो वो ठोस है तो वो भी फैलेगी, तो हर चीज मतलब ठोस में केवल बर्फ थोड़ी आती है, बहुत सी चीजें आती है, इसलिए कम फैलता है, अपन ने इधर कम डाला। ठीक है ना? ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। आगे देखते हैं, तोड़। ठीक है, यानी टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है किसको? ठोस को। ठोस को टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। मैंने ये पॉइंटर इसलिए दिया ताकि आपको याद रह जाए। तो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, ठीक है, किसको? ठोस को। पर आपको को पता है, पानी को टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, बूंदों में तोड़ा जा सकता है।
अगला अंतर हो जाएगा कि गैस को तोड़ा नहीं जा सकता है, ये वैसे उसके कण बहुत दूर दूर है, उसको कैसे तोड़ा जाएगा, वो कण कितने छोटे छोटे होते हैं। अब देखें सातवां एग्जाम्पल आपको लिखना है लास्ट में। आप देखो आकर्षण बल का भी लिख दिया आपने और गतिज ऊर्जा का भी लिख दिया, तो आपके और पॉइंट बन गए, ठीक है ना। अब आप फिर आपको उसके बाद क्या लिखना है, जैसे मैंने उदाहरण लिखने पड़ेंगे आपको, ये पॉइंटर लास्ट में उदाहरण लिखने हैं। तो पत्थर, लकड़ी, लोहा, बर्फ, ये ठोस के उदाहरण हो गए। ऐसे ही आप द्रव के उदाहरण देखो, दूध, पानी, पेशाब, शराब, ठीक है, ये सब क्या है, ये आपके खून हो गया, ये सब क्या है, द्रव हो गए। ऐसे आप नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, CO2 लिख देना, कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन लिख देना, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब भी आपके क्या हो जाएंगे, गैस हो जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे सॉलिड है, ठीक है, ठोस अवस्था में, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो ये ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, तो इसके कण देखो कितना ज्यादा घनत्व है, कितने पास पास है, ठीक है, इनमें स्पेस सबसे कम होती है। फिर लिक्विड देखो, इसमें थोड़ी सी आपको स्पेस दिख रही है, तभी तो नमक और शक्कर डालते हैं तो वो घुल जाती है, रिक्त स्थान होता है। तीसरा आप देखें गैस, इसमें तो कितनी ज्यादा आपको दिख रही है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा गतिशील होती है। ये चित्र भी जरूर इस्तेमाल करें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। अब कुछ परिभाषाएं वाले पद आ रहे हैं जिसकी डायरेक्ट परिभाषाएं पूछ लेती है एग्जाम में, तो परिभाषा नहीं तो भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पाठ का सार है ये चीजें, और दूसरे पार्ट में ये चीजें काम में, तो इसलिए भी आपको पता होनी चाहिए, और पहले पार्ट में दी गई है। यहाँ तक पार्ट समझ में आ रहा है, किसी लग रही वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक जरूर करें, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। देखें, गलनांक, जो गलनांक होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वो गलनांक कहलाता है। सबको पता है कि जैसे आपने बर्फ को गर्म किया, ठीक है, बर्फ को अपन क्या करते हैं, गर्म कर रहे हैं, तो बर्फ क्या होगी, पिघलने लगी। जिस न्यूनतम मतलब थोड़ा सा तापमान बढ़ने पे जिसपे वो पिघलना शुरू हो गई, पूरी नहीं पिघली तो पिघलना शुरू हो गई, वो सब क्या कहलाता है, वो गलनांक कहलाता है। बस, मेल्टिंग पॉइंट मतलब अभी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, मतलब वो द्रव बनना स्टार्ट हो गई, तो वो होता है गलनांक। ऐसे देखें, संगलन या गलन, कभी संगलन कहते हैं, गलन कहते हैं, फ्यूजन या मेल्टिंग, ठीक है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं, ठीक है। परिवर्तन को कहते हैं इस प्रक्रिया को, जैसे बर्फ थी, वो बर्फ क्या बन गई, पूरी लिक्विड बन गई, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में बन गई, थोड़ा सा अलग कलर से बनते, ब्लू कलर से बनते। जैसे ये पूरी ठोस थी, ये क्या बन गई, अब लिक्विड बन गई, ठीक, गर्म करने पर। तो ये ठोस से द्रव बन गई, इस प्रक्रिया, ये क्या है, एक प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को संगलन या गलन कहते हैं, फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। और जब न्यूनतम तापमान जिस पे थोड़ी सी वो बर्फ जो पिघलना स्टार्ट हो गई, तो वो गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसलिए बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए एग्जाम में ना कभी कभी पूछ लेता है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, प्रस्तुत का अर्थ ही होता है गुप्त ऊष्मा, कह सकते हैं यहाँ पे, लेटेंट मतलब गुप्त, ठीक है, छुपी हुई ऊष्मा, संगलन की छुपी हुई ऊष्मा। तो देखिए, बहुत ही आसान है, समझोगे एक ही बार में तो समझ में आएगा। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखो इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे एक बर्फ है, ठीक है, अब वो पिघलना शुरू हो गई, तो उसके गलनांक को मतलब थोड़ी सी वो पिघलना शुरू हो गई, न्यूनतम तापमान पे वो पिघलना शुरू हो गई है, ठीक है ना। अब वो थोड़ी सी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, तो वो तो गलनांक कहला लिया, ठीक है। और इस पूरी जो प्रक्रिया, जब पूरा द्रव्य बन जाएगा ये ठोस से, तो वो संगलन या गलन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो आप कि संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा, अब जो द्रव बन गया, अब आप सबको पता है कि जो द्रव बन गया वो जो है उसकी जो ऊर्जा है, ठीक है, उसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो अधिक होगी ठोस से, है कि नहीं, क्योंकि वो ठोस से ज्यादा ऊर्जा लेके क्या होगा, सिंपल सी बात है ना, जो हमने बात करी थी कि जो ठोस होता है उसमें कम आपके गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, और ऊष्मीय ऊर्जा होगी। जब मेल्ट हुआ थोड़ा सा पानी बना, तो उस पानी के अंदर ज्यादा ऊर्जा होगी, ज्यादा कैसा है, जब वो ठोस से ज्यादा लेके जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा द्रव बना पर वो ठोस से ज्यादा ऊर्जा लेके चला गया, उष्ण ऊर्जा लेके चला गया। जब वो लेके चला गया तो इसको पूरे को मेल्ट होने के लिए एक मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उष्ण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझो कि ये मतलब जो ठोस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पूरा पानी बनेगा। तो जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तब तक ये पूरा पानी नहीं बनेगा, ठीक है, जो द्रव बनाना उसका टेम्परेचर भी तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये पूरे का पूरा 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आ जाएगा। उसके बाद पानी उबलना और फिर वो क्या बन जाएगा, वो आपके
ऊपर डिग्री बढ़ने लग जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। इसको अगर आपने समझ लिया तो अच्छा है, नहीं समझा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके वापस सुन लो, तो आपको समझ में आएगा। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, जो मैंने अभी आपको बोला। आगे चलते हैं। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फोर्थ आ गया है क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको क्वथनांक कहते हैं। देखो, अपन ने बात की कि बर्फ पिघलने लगा है, वो जो न्यूनतम तापमान पर जिस पे वो पिघलने लगा है उसको गलनांक कहते हैं, ठीक है। और ये गल रहा है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है, पानी मतलब द्रव बन गया है ठोस से, तो वो पूरी प्रक्रिया संघनन या गलन कहलाती है। और जब ये जो मतलब मेल्ट हुआ, इसके अंदर जो आप सबको पता है कि ये ज्यादा ऊर्जा उसमें ऊर्जा लेके चला गया, और इसको ठोस को, जो ये जो बर्फ ठोस है, इसको क्या पूरे गलने के लिए, टेम्परेचर पे आने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा जल का ज़्यादा, क्योंकि जब तक ये पूरा नहीं मेल्ट होगा। तो पूरा का पूरा मेल्ट होने के लिए जितनी ऊर्जा की, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, गुप्त इसलिए क्योंकि इसमें चली गई ज़्यादातर, तो वो पूरी इसको देगा, तो उसको संघनन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। अब देखें, जो द्रव बन गया, अब जो द्रव अवस्था में है, उसको जब हमने न्यूनतम तापमान जिस पर गर्म किया, जिस पर थोड़ा सा ऊपर उबाल आने लग गया, तो वो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, मतलब थोड़ा सा उबाल दिखना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, तो वो आपका गलनांक कहलाता है। तो ऐसी ही चीज़ है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा 2-3 बार सुनेंगे तो आपको याद रह जाएंगे पॉइंट्स की किसको क्या कहते हैं। क्वथनांक समष्टि का गुण है, और जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। कितना होता है? 373 केल्विन, ठीक है। केल्विन में मापा जाता है तापमान को, किसमें मापा जाता है? केल्विन में, केल्विन, ठीक है, केल्विन में मापा जाता है, तापमान को केल्विन में मापा जाता है। और 373 केल्विन इसका होता है, जल का होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जल जो होता है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री कैसे आया? तो 273 जो केल्विन होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि अब 273 माइनस कर दिया तो इसका मतलब प्लस में क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही समझो कि 273 की जगह यहाँ पे 200 होता, 200 केल्विन होता, तो अपन इसको 273 से माइनस करेंगे तो -73 आएगा, तो -73 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है। आगे चलो, तो बस आपको माइनस करना है और वो आ जाएगा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अभी अपन ने पढ़ा था संघनन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक, अब देखो आपके वो द्रव को तो लीटर में मापा जाता है, चाहो तो लीटर का इस्तेमाल कर सकते हो, और समझने की कोशिश करें तो इसमें केजी लिखा है। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो उसका आपकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। देखो, संघनन की गुप्त ऊष्मा समझ में आई ना, तो वही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा समझ में आएगी। संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या थी? ठोस जो है, ठीक है, जो बर्फ है वो पिघलना स्टार्ट हो गई, वो आपका गलनांक कहलाया, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है वो संघनन गलन कहलाया, ठीक है, पूरा पूरा बन जाता है द्रव ठोस से, तो संघनन गलन कहलाया। ऐसे अपन ने देखा कि जब इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा लेके जाएगा इससे, तो पूरे को निकलने के लिए एक निम फिक्स तापमान, तब तक वो उस तापमान से आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब जल का जो तापमान है वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक पूरा का पूरा जो बर्फ है वो पिघल नहीं जाता है, ठीक है ना, जब तक इस तापमान पे नहीं आ जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऊष्मा लेके चला गया है, और ये छुपी हुई ऊष्मा है, तो इसलिए अपन ने इसको संलयन की गुप्त ऊष्मा का। अब अपन बात करें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि जो आपका द्रव था, ठीक है, अब द्रव जो क्वथनांक, द्रव का क्या होता है? क्वथनांक होता है, और जो आपने बात करी ठोस का क्या होता है? गलनांक होता है। तो द्रव जो आपको पता है कि ये द्रव अवस्था में, देखो ये द्रव है, ठीक है, ये जो मतलब न्यूनतम तापमान पे पिघलना, मतलब जो उबलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, पिघलना क्या, उबलना स्टार्ट हो गया, और अब उबलते उबलते ये मतलब जो गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि नीचे वाला जो मतलब पानी है जो उबल नहीं रहा है, ठीक है, उसको जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की, वो उबला हुआ पानी जो है उसमें ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा लेके चला गया, पर जब तक पूरे का टेम्परेचर तब तक नहीं मतलब कम बढ़ेगा, तब तक ये पूरा का पूरा उबलना शुरू नहीं हो, मतलब पूरा पूरा गर्म नहीं हो जाए, ठीक है, तो इसको ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उबलने के लिए। तो यही चीज कह रहा है कि जितनी उसको आवश्यकता होगी, तो वो छुपी हुई गुप्त ऊष्मा है, ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो ये है लेटेंट हीट ऑफ वाष्पीकरण की का। इसी कारण 373 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है।
ठीक है। तो भाप में क्या है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है उसी के कंपेयर में, और ओवरऑल ऊर्जा जब तक पूरी उसको पार नहीं करेगी, ठीक है, 373 केल्विन को पार करके पूरा नहीं जाएगा, जब तक पूरा 373 केल्विन पे नहीं पहुंचता, क्योंकि उसको आवश्यकता होगी उसमें ऊर्जा की। तो अगर वो मतलब चला गया, जो मतलब आपके उबला हुआ पानी है वो पूरा का पूरा पानी चला गया, भाप, ठीक है, चली गई, तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो एनर्जी नहीं रहेगी, तो फिर उबल नहीं पाएगी। आगे, नेक्स्ट, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ये भी पूछ लेता है स्टार बनाने में, गलनांक भी पूछ लेता है, वो क्वंथनांक और गलनांक में अंतर पूछ लेता है, ये भी याद रखना। बाकी ऊर्ध्वपातन देखते हैं आगे। सब्लिमेशन, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहता है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधा ठोस जो है, सीधा जो ठोस है वो ठोस किस में बदल गया, गैस में बदल गया, मतलब बीच में वो द्रव में नहीं बना, वो सीधा गैस में बदल गया। ठीक है, ठोस सीधा गैस में बदल गया। जैसे आप देखो कि अगर मैं कहूँ बर्फ, तो वो सीधा गैस में थोड़ी बदलेगी, बर्फ तो पिघलना शुरू होगी, ठीक है, मेल्ट होते होते पिघलेगी और वो पानी बनेगी, फिर वो गैस बनेगी। तो ये तो ऊर्ध्वपातन नहीं कहलाएगा। पर जब हम कपूर लेते हैं, ठीक है, किताब के अंदर बहुत ही प्यारा सा फोटो है, तो वो उल्टा खूब जो दे रखा है उसके बीच यहाँ पे आपके कपूर रखा हुआ है, तो ऐसा चित्र जरूर बनाए। तो अब देखो कपूर जो है उसको गर्म किया जाता है तो कपूर सीधा गैस बन के उड़ने लगता है। ठीक है, कभी गर्म करके देखेंगे। और समझो गैस बन के वो उड़ने लग रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्यों, क्योंकि ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। बस, निक्षेपण, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। इसी एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, जैसे अपन ने बात करी, ये उल्टा कूप पड़ा हुआ है, यहाँ पे कपूर पड़ा हुआ है, इसको गर्म किया गया और ये भाप बन के उड़ने लग गया सीधा, ठीक है, गैस बन के उड़ने लग गया। तो ये तो कहला है अपने ऊर्ध्वपातन। अब यहाँ पे अपन ने इसको बंद कर दिया है ढक्कन, तो अब जो गैस ऊपर गई, ऊपर जाके चलने लगी, अब टेम्परेचर कम होगा तो ये जो है वो वापस चिपकने लग जाएगी, आसपास आने लग जाएगी, वापस ठोस बनने लग जाएगी। तो इसी को निक्षेपण कहते हैं। मैंने बीच की अवस्था में नहीं गया, ठोस से सीधा गैस बन गया। ठोस से क्या है, सीधा, अब देखो पहले तो ठोस से सीधा गैस बना, अब गैस से सीधा ठोस बन गया। अभी इसका बहुत ही प्यारा अपन डायग्राम देखेंगे तीनों अवस्थाओं का, तो और अच्छे से आपको चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, याद रखने के लिए आसान रहेगा उस डायग्राम। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मापक केल्विन होता है, ये होता है, ठीक है, केल्विन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे 0 डिग्री जो अपन ने बात करी थी, 0 डिग्री जो सेल्सियस है 273 केल्विन होता है उसमें। 273 केल्विन का मतलब आप समझ सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, और 0 डिग्री सेल्सियस में मतलब 273 केल्विन की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 100 डिग्री सेल्सियस जो है, ठीक है, उसमें कितने केल्विन होंगे, अभी अभी बताया था अपन ने। तो आप सबको अगर समझ में आ गया है तो आप इसमें 100 जोड़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 373 केल्विन होंगे। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा कि 500 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा केल्विन, तो आप सबको समझ में आया तो आप क्या जोड़ेंगे, 773, ठीक है, 73 केल्विन हो जाएगा। बहुत आसान है। अब आपसे पूछ ले 773, आपसे पूछ ले 873 जो केल्विन है उसमें कितना आपके सेल्सियस होगा डिग्री में, ठीक है, तो आप बता देंगे कि 600, क्योंकि आप 273 को माइनस करेंगे तो 600 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, खत्म बात। अब ये जो बहुत प्यारा है ना, इसको देखिए, छोटा कर देते हैं, इस पे भी आप स्टार लगा लें, ठीक है, ट्रिपल स्टार लगा लें, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत से आपके सवाल बन जाएंगे। आगे देखो, द्रव सबसे ऊपर लिखेंगे, ठोस लिखेंगे, गैस लिखेंगे। अब देखो, ठोस से द्रव बनना सम्मिलन कहलाता है, द्रव से ठोस बनना जमना कहलाता है। ठीक है, द्रव से ठोस जम जाता है, जमना कहलाता है। आगे, गैस से सीधा द्रव बनना सम्मिलन कहलाता है। गैस से क्या बनना, द्रव बनना संघनन कहलाता है। और द्रव से गैस बनना वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव से जो गैस बन गया तो वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव का गैस में परिवर्तन होना वाष्पीकरण। ठीक है, जैसे पानी को उबालते हैं तो उसका वाष्प होता है, वाष्पीकरण होता है, तो गैस में बन जाता है। गैस का ठोस में बदलना निक्षेपण। और ठोस का सीधा गैस में परिवर्तन हुआ बिना बिना द्रव के, ठीक है, तो वो ऊर्ध्वपातन। ऐसे बिना द्रव के गैस का ठोस में डायरेक्ट बनना निक्षेपण।
कपूर का एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। आगे चलते हैं, आगे कुछ पॉइंट और बचे हैं, तो देखिए हम, भिन्न अवस्थाओं में दाब परिवर्तन के प्रभाव, तो इसको भी समझ लें। अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग अवस्थाओं में दाब में कैसे परिवर्तन होते हैं, उसको कौन प्रभावित करता है। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से द्रव गैस द्रव में बदल जाती है। देखो, गैस जो है वो द्रव में कैसे बदलेगी, या तो क्या कर दिया अपन, दाब बढ़ा दिया, मतलब उसको सबको पास पास ले आए, जो अपन ने वो एग्जाम्पल लिया था ना इसका, ठीक है। यहाँ पे गैस के कण है बहुत सारे, और गैस पे प्रेशर दे रहा है, दबाता जा रहा है, इसको दबाता जा रहा है, तो गैस के कण पास पास आते जा रहे हैं, तो गैस क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, चिपक चिपक के सारे कण, ठीक है। या फिर क्या कर दिया, तापमान बढ़ा दिया, कि ये तापमान घटा दिया, तापमान घटा नहीं, तापमान बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी और दूर दूर हो जाएगी। और अगर तापमान घटा दें अपन, ठीक है, तापमान को क्या कर दें, घटा दें, तो क्या होगा, तापमान घटा देंगे तो वो जो गैस के कण है वो द्रव बन जाएंगे। इसका देखो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। अब मैं क्वेश्चन भी आएगा लास्ट में, जिसमें ये है कि जो अपनी गिलास होती है, ठीक है, गिलास है, उसमें आपको पता है कि ठंडा ठंडा बर्फ पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, ठंडा पानी, तो आप देखते हैं कि इसके बाहर भी आपको पानी की कुछ बूंदें दिखने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, मेरे को, आप सबको पहले लगता, आप सबको पहले बचपन में सबको लगता था ये पानी बाहर आ जाता होगा, ठीक है, खूब कुछ पानी बाहर आ गया, एक गिलास में भी कुछ होगा कि पानी बाहर कैसे आ गया पानी, ठीक है, जादू है। तो अब इसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है ना, कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, आपको अभी क्वेश्चन के अंदर ही करूंगा मैं, वैसे अभी बता देते हैं चलो थोड़ी सी, कि आपको बता दें कि जो हवा के अंदर आर्द्रता होती है, ठीक है, यानी उसमें भी मतलब थोड़ा पानी के कण होते हैं, चीज़ें होती है, ठीक है, द्रव होता है, तो वो आपके हवा में उसके कण हैं, पर वो अभी गैस की अवस्था में है। पर जब वो है ना ठंडे पानी से टकराते हैं, तो उसका टेम्परेचर कम होता रहता है, ठीक है, तो वो इकट्ठा होते रहते हैं एक ही जगह पे, इधर इकट्ठा होते रहते हैं, वो टेम्परेचर कम होता रहता है, तो वो पानी बहने लग जाता है, जैसे अपने को टपकते हुए पानी दिखता है गिलास के बाहर से, ठीक है, तो ये है कारण। अभी इसको और पढ़ लेंगे हम आगे। अभी देखते हैं, दाब के बढ़ने और तापमान की घटने से द्रव गैस में परिवर्तन हो जाता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर एटीएम हो, तो ठोस जो होती है वो CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जो ठोस अवस्था CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसको भी अपन देखें तो वो, समझो अगर वायुमंडलीय दाब पर 1 एटमॉस्फेयर हो, ठीक है, तो क्या होगा, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होगी, द्रव अवस्था में आए बिना सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। और इसको क्या कहते हैं, इसको शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी ये पूछ लेता है कभी कभी, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस किसे कहते हैं। ये बहुत जगह मतलब इसका हाथ नहीं लगा सकते हैं, इसका इमेजेस भी मैंने इसमें डाले नहीं, बाकी आप इमेजेस जरूर सर्च करके देखें गूगल पे, ड्राई आइस, ठीक है, शुष्क बर्फ के। तो वो क्या होती है, कार्ब अब देखो आपसे एग्जाम में पूछेगा शुष्क बर्फ क्या है, तो आपको बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जो है, वो क्या है, द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस अवस्था से ठोस अवस्था में चली जाती है, और उसी को शुष्क बर्फ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहते हैं, इतना याद रखना, केवल कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं कहते, कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को कहते हैं, ये जरूर याद रखना, ठोस रूप को कहते हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं शुष्क बर्फ कहते हैं। ओके, ड्राई आइस। आगे चलते हैं, वाष्पीकरण, द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने को, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कोई भी द्रव है वो वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, वो वाष्पीकरण होता है, ठीक है ना, इसी को कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, अब देखो जैसे इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, और जैसे आपने कपड़े सुखाए, ठीक है, गीले कपड़े सुखाए, अब जो गीले कपड़े सुखाए हैं, तो वो जो है गीलापन, वो क्या हो रहा है, वो हवा में उसका गीलापन गायब हो रहा है, ठीक है, उसका वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है, धूप पड़ रही है उस पर, तो वो भाप बन के उसके अंदर का जो पानी है वो निकल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। ये जो हो रहा है ना, ये पूरा प्रोसेस, वो वाष्पीकरण कहलाएगा। आगे चलते, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, अब मैं इसको नहीं भी पढ़ा था ना, तो भी आपको पता है ये सारे कारक, पर आपको एकदम याद नहीं आया, रिकॉल नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये पॉइंट भी रख दिया है। वाष्पीकरण को क्या क्या प्रभावित करता है, देखो एक ही एग्जाम्पल पकड़ के रखना ज्यादातर, जो आपने मैंने बोला कि आपको कपड़े सुखाने वाला, इससे आपको बहुत सी चीजें याद रह जाए, इससे लिंक करके याद करें। देखो, सतही क्षेत्र, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे बात कर रहे थे अपन ने जो
कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। देखो इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। समझो गिलास के अंदर पानी पड़ा है फुल, क्या उसका वाष्पीकरण जल्दी होगा? नहीं होगा बिल्कुल भी। टेम्परेचर अगर हाई बहुत ज़्यादा हाई करेंगे तब जाके होगा। पर इसी में समझो थोड़ी सी बड़ी बाल्टी के अंदर पानी पड़ा है, तो उसका वाष्पीकरण जल्दी होगा। एक बड़े बर्तन में पड़ा है वो जल्दी होगा। ऐसे मैंने फर्श पे पानी फेंक दिया तो उसका वाष्पीकरण कितना जल्दी होगा। और फर्श पे पानी फेंकने के बाद उसको और फैला दिया तो और जल्दी वाष्पीकरण होगा। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि अगर सतह बढ़ेगी, जगह बढ़ेगी, तो क्या होगा, वाष्पीकरण जल्दी होगा। तो ये इसको प्रभावित करता है कि नहीं करता? करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, तो सतह व्युत्क्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है वाष्पीकरण के, मतलब सतह बढ़ेगी तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। तो सतह अगर अपन घटा देंगे तो वाष्पीकरण भी घट जाएगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। आगे चलते तापमान बढ़ने पर भी अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब देखो, पहला तो चीज थी सतह बढ़ने पर, दूसरा है तापमान बढ़ने पर। अब तापमान बढ़ेगा तो आपको पता है कि जो कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलेगी, तो अपन ने बात करी थी कि तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो आप सबको पता है कि जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उसका वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए तापमान बढ़ाएंगे अपन तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। ऐसे अपन कपड़े का एग्जाम्पल देखो, कपड़ा आपने सुखा दिया, उसको खोल के भी सुखा दिया आपने, कपड़े को फैला के सुखा दिया, तो एक तो स्तर वाला काम आपने कर दिया। ठीक है, उसकी सतह बढ़ा दी। पर अब समझो सूरज आपका है ही नहीं। ठीक है, सूरज है ही नहीं, अभी गर्मी नहीं है, ठंडा मौसम है, तो और उसमें तो और जाके पास पास जाके उसके कण चिपक जाएंगे। हवा में जो आर्द्रता है, मतलब जो आपके चिकना गीलापन है, वो भी उसके पास चिपक जाएगा। तो दिक्कत हो जाएगी। पर अगर सूरज है तो उस पर तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, तापमान ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, वो कपड़े जल्दी सूखेंगे। सिंपल सी बात है, तापमान भी व्युत्क्रमानुपाती वाष्पीकरण की। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। ये इस डिब्बे में इसलिए बना के दिया है, एग्जाम पे बना के आना, टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, पढ़े लिखे आदमी हो तो ये जरूर बना के आना। आगे देखते हैं, आर्द्रता, तीसरा। 2 पॉइंट समझ में आया। सतह की बात करी थी अपन ने। दूसरा फिर अपन ने बात करी तापमान बढ़ने पे। ठीक है, फिर तीसरी अपन बात करें आर्द्रता की। जब वायु में जल के कणों की आर्द्रता की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, आर्द्रता यानी वायु में क्या होता है, जल के कुछ कण होते हैं। ठीक है, पर जब टेम्परेचर कम होगा तो वो जल के कण पानी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। पर जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो जल के कण वाष्पीकृत होकर और दूसरे होते हैं जिनमें क्या होता है, वो गैस अवस्था में होता है और उनमें क्या चल रहा होता है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो वो आर्द्रता। ठीक है, अब समझो कि जब आपको पता है कि वायु में क्या है, जल के कण की मात्रा अधिक है, तो क्या होगा, वाष्पीकरण जल्दी होगा? नहीं होगा भैया, वो तो गीला है, तो वो उससे उसके पास जा जाके चिपकने लग जाएगा, तो उसको और गीला कर देगा वो तो वो कभी भी सूखेगा ही नहीं। तो इसलिए वायु के अंदर क्या करें, आर्द्रता अपन अगर घटा दें, आर्द्रता को घटा दें तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। अगर आर्द्रता बढ़ा दे तो वाष्पीकरण घट जाएगा। तो देखो इसमें तो व्युत्क्रमानुपाती है, इसमें कैसे बनाओगे डायग्राम? इधर मैंने डायग्राम नहीं बनाया, पर अगर बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, इधर ऐसे बनाओगे, वाष्पीकरण लिखोगे, फिर इधर बना देना व्युत्क्रमानुपाती 1/आर्द्रता। ठीक है, तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण घटेगा, और वाष्पीकरण बढ़ेगा तो आर्द्रता घटानी पड़ेगी। सिंपल सा, तीनों चीजें को ध्यान रखो। आगे चलते चौथा point, वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि। ठीक है, वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाएगी। चौथा पॉइंट बहुत ही आसान है। ठीक है, अब समझो कि जैसे कपड़े सुखाते हैं ना अपन, झटकते हैं कपड़े में, क्यों झटकते हैं? क्योंकि जो वायु के उसमें मतलब जल के उसके अंदर कण है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो झटकने से हवा में फैल जाएंगे वो कण। ठीक है, ठीक है, तो वो कण उधर से हट जाएंगे, तो वो जल्दी सूखेगा कपड़ा। ऐसे एग्जाम्पल से बहुत आसान चीजें हैं। आगे चलते नेक्स्ट है। यहाँ तक 4 पॉइंट याद भी हो गए होंगे, एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। वीडियो को एक बार जरूर, 2 बार जरूर देखें रिपीट में, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, ये ज़्यादा फायदा रहेगा और आपको पूरा पार्ट पक्का याद हो जाएगा। डबल स्पीड में फिर देख सकते हैं। पहले शुरू में हमेशा 1x पे देखनी चाहिए, फिर आप नेक्स्ट टाइम जब देखें तो 1.5x पे देखें, मतलब डबल, मतलब 1.5 गुना स्पीड में देखें, फिर 2x पे जाएं। ठीक है, 2x से पहले भी 1.75 पे जा सकते हैं। इससे क्या फायदा रहेगा, इससे आपको पहली बार में पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आएगा, दूसरी बार में और पार्ट समझ में भी आ रहा है और याद भी हो रहा है। इसी तो ऐसे नेचुरली स्पीड आप पार्ट के साथ बढ़ाएंगे तो आपको याद पक्का हो जाएगा। 4 बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इस पार्ट में एक नंबर ना कटे आपका, इस बात की गारंटी मेरी है। आगे चल, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है, ठंडापन, उसको देखते हैं। तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है।
ठीक है, आपको पता है खुले हुए बर्तन में रख रखा है तो वाष्पीकरण होगा। अगर बर्तन छोटा है और पानी ज़्यादा है तो धीरे धीरे होगा। अगर बर्तन बड़ा है पानी कम है तो जल्दी जल्दी होगा। वाष्पीकरण, अभी अपने बात कर ली थी वाष्पीकरण के कारक कौन कौन से होंगे, तो वो सब अपन देख चुके थे। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, देखो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के जो कण होते हैं वो अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। देखो क्या हुआ कि वाष्पीकरण हुआ, तो वाष्पीकरण हुआ तो देखो जल तो, अब देखो जैसे कपड़ा है वो गीला है, पर जो वाष्पीकृत होके गया तो वो ज्यादा ऊर्जा लेके चला जाता है। तो मैंने बोला इसको उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो आसपास की जो हवा के जो कण है वो उससे मिलकर फिर उसको वाष्पीकृत करते रहते हैं। तो ऐसे होता है। ठीक है, अब जैसे इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे आप देखो कि आप छत पे सो रहे हो, ठीक है, आपने देखा कि यार गर्मी कितनी ज़्यादा धूप पड़ी थी, तो बहुत ज़्यादा उसने मतलब वो जमीन में गर्मी सोख रखी है ऊपर छत की। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, पानी लेते हो मग्गे में और पानी छिड़क देते हो पूरी जगह पे। तो क्या होगा, उससे वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, वो जब मतलब वो जो जल आपने फेंका वो जब वाष्पीकृत होकर गैस बनता है, ठीक है, वो गैस में परिवर्तन होता है, तो वो जो तापमान है उसको भी लेके जाता है, ठीक है, साथ में। और कुछ तापमान लेके चला गया तो फिर और पानी डालोगे तो फिर और ज़्यादा अच्छा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अब उसको और ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसा होता है कि इस तरह आसपास से ऊर्जा को अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। आगे देखिए दूसरी चीज, जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, तो आपको पता है कि उसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वो वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल के जो मतलब पेट्रोल थोड़ा सा लेना अपने हाथ पर रखना, ठीक है, और फिर उसको खुले में जाना, तो हवा चलेगी और बहुत ठंडा ठंडा लगेगा और वो क्या होगा, पेट्रोल गायब हो जाएगा। वो गायब नहीं हुआ, वो आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर, अभी उसमें ऊर्जा नहीं है। ठीक है, क्यों उसमें ऊर्जा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उसको अपन ने क्या बना दिया पेट्रोल को, मतलब कंप्रेस कर करके उसको अपन ने लिक्विड बना दिया, उसमें कम ऊर्जा है, पर जब वो गैस से मिलता है तो उसमें ऊर्जा वापस बढ़ती है। तो जब उसमें मिलेगा तो उसमें ऊर्जा मिलेगी, उसमें उसमें ऊर्जा बढ़ेगी और वो उसको वाष्पीकृत करके ले जाएगा। और जब वो उसको उड़ा के ले जा रहा होगा तो आपके लिए क्या होगा, कि जब उसको उड़ा के ले गया तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, तो शीतलता आ जाएगी। ऐसा होता है। आगे, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, जो भी मैंने एग्जांपल दिया था, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। दो प्रश्न बचे, पूरा पाठ खत्म हो गया आपका। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, लगभग पूरा का पूरा पाठ अपन ने समेट लिया है अच्छे से, और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी थी। आगे देखते हैं, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। बहुत ही आसान जवाब, ठीक है, क्योंकि सूती कपड़े जल को अवशोषित अधिक करते हैं। ठीक है, दूसरे कपड़े की तुलना में सूती जो कपड़े होते हैं वो जल को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मतलब सूती कपड़े पहन रखे तो क्या होगा, आपका पसीना जो आया, ठीक है, वो उसको सोख लिया उसने, ठीक है, क्योंकि उसमें अवशोषित कर लेते हैं। फिर जब वो वायुमंडल के संपर्क में आया तो क्या होगा कि उसके जो कण है, ठीक है, वो वाष्पीकृत होने लगेंगे। ठीक है ना, हवा से मिलेंगे और वो वाष्पीकृत होने लगेंगे, ऊर्जा मिलेगी उसको और वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएंगे। तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकृत होने लग जाएंगे। अगर आपने अपने मतलब जो आपके कपड़े गीला हो गया होगा तो आपके पसीने को सूखा, तो आप उसको खोल के आप फैला के सुखा देते हो, यानी उसकी सतह बढ़ा दी आपने तो वो वाष्पीकृत हो जाएगा। तापमान, धूप में सुखाया तो तापमान बढ़ गया तो वो वाष्पीकृत हो गया। आर्द्रता कम हो गई क्योंकि आर्द्रता कम है वहाँ पे, हवा ज़्यादा नहीं चल रही है जिसमें पानी धूप मतलब जल की कण हो, तो आपका वो मतलब जल्दी होगा वाष्पीकरण। तो ये सब पॉइंट होते हैं यार, सब सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। बस थोड़ी सी आप समझ रखेंगे तो आपको याद होने लगेगा। बर्फीले और याद जबरदस्ती याद रखने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती याद करने की जरूरत नहीं, बस वीडियो को दो चार बार देखते जाओ, ऐसा याद होगा कि भूलोगे नहीं। वैसे तो एक बार में ही आपको बहुत सी चीजें याद हो गई होगी, आपको लग रहा होगा, पर रिकॉल करने में अभी दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि आपने कितना अटेंशन से देखी है इस वीडियो को वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप थोड़ी थोड़ी करके देख रहे हो, जितनी ज्यादा आपने फोकस की वीडियो देखी होगी उतना ज्यादा आपको एक ही बार में याद हो गया होगा। तो ऐसी चीजें हैं, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने आपको नोट बना के बताया, तो ये सब नोट आप लिख लें। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है, ये भी हमने पहले बता दिया था कि किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगी कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी में संपर्क में आकर कम हो जाती है और ये द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। तो ये पूरा आपका पाठ खत्म हो गया। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए, ठीक है,
अगर आपको 9th के पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएं हम, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलें। तो 9th का पूरा साइंस का, सोशल साइंस का, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। आप सबको पता है कि ए सर जो है आपके 12th में ज्योग्राफी भी पढ़ा देते हैं पूरी, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ा देते हैं, पॉलिटी, फिजिक्स पढ़ा देते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं। तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। मैं आपका ए सर आपके साथ हमेशा लगा हुआ हूँ, और आपसे पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया है मैंने। ये एजुकेशन बाय एज का पर्पस यही था शुरू से और अंत तक, कि आपको अलग अलग स्टाइल में अलग अलग तरीके से हम पढ़ा सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकें। और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश करते रहेंगे हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।